दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है जो कि सिर्फ 30 मील बड़ा है पर फिर भी 20 लाख लोगों का घर है। और इस देश में आपको गरीबी तो मिलेगी मिलेगी, पर उसके साथ ही सोना पहने हुए महिलाएं भी मिलेंगी। एक ऐसा देश जो कि करीब 9 अलग अलग जनजातियों का घर है। ये देश भले ही गरीब हो पर फिर भी इस देश में हर साल 30,000 से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको बता दूं, आज हम अफ्रीका के एक छोटे से देश गैम्बिया के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो कि आपको हैरान कर देंगे। गैम्बिया देश असल में अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर उपस्थित है। महासागर और देश के बीच एक लंबा और बड़ा रेतीला तट इस देश में उपस्थित गांवों को समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के प्रकोप से तो बचाता ही है, साथ ही मछुआरों के लिए भी काफी मददगार साबित होता है। ये समुद्र के नमकीन पानी को मेनलैंड के मीठे पानी से भी संपर्क बनाने से रोकता है, जिसकी वजह से वो पानी पीने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। असल में गैम्बिया देश बहुत ही छोटा देश है और उसका क्षेत्रफल लगभग 10,689 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि यहाँ रहने वाली जनसंख्या 2 मिलियन तक पहुंच चुकी है। वैसे तो ये बहुत ही हैरानी की बात है, लेकिन ये सच है कि ये छोटा सा देश लगभग 2 मिलियन लोगों का घर है। और यही नहीं, यहाँ पर जानवरों की भी कई विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप किस शहर या किस गांव से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, खुशी होगी हमें। इसी तरह की जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ये देश कई प्रजातियों के पंछियों का भी प्राकृतिक निवास रहा है। यहाँ पर गैम्बिया नदी को पार करने के लिए कोई भी पुल नहीं बनाया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपको सेनेगल जाना है तो आपको इसके लिए जहाजों की सवारी करनी पड़ेगी और लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप सेनेगल देश में पहुंच जाएंगे। यहाँ के राष्ट्रपति ने एक बार यहाँ के लोगों से इस बात का जिक्र किया था कि गैम्बिया नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण करा दिया जाए, लेकिन उसके लिए यहाँ के लोगों को टोल टैक्स जमा करना पड़ेगा। गैम्बिया में इस्तेमाल होने वाली मुख्य भाषा है अंग्रेजी। गैम्बिया में रहने वाले लोगों में से ज्यादातर लोगों का धर्मांतरण करा के उन्हें मुस्लिम जाति में बदल दिया गया है। इसी वजह से इस्लाम वहाँ पर सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला धर्म है। इसके अलावा वहाँ पर क्रिश्चियंस और प्राचीन धर्म को मानने वाले भी लोग एक छोटी संख्या में मौजूद हैं। कई सालों तक अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रेंच कब्जे में रहने के बावजूद आज भी देश में मैंडिंगो कल्चर का प्रभाव कम नहीं हुआ है। ये देश आज भी 9 एथनिक ट्राइब्स का घर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफी रिच कल्चर और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। गैम्बिया और सेनेगल के बीच में व्यावसायिक संबंध काफी अच्छे हैं। यही नहीं, यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ उनकी भाषा, धर्म, रंग, संस्कृति और आचरण ही एक नहीं है, बल्कि ये सारे लोग भी एक हैं और इनको सिर्फ अंग्रेज और फ्रेंच ने आपस में बांटने की एक नाकाम सी कोशिश की है। चलिए दोस्तों, जरा गैम्बिया के इतिहास की तरफ एक नजर डाल लेते हैं। अफ्रीका द्वीप के पश्चिमी तट से होते हुए एक ऐसी नदी गुजरती है जो कि इतिहास के कई आवश्यक घटनाओं की साक्षी है। इस नदी का नाम है गैम्बिया और इसी नदी के तट पर बसता है एक ऐसा प्राचीन देश जिसका नाम इस नदी के नाम पर गैम्बिया रखा गया। ये देश यूरोपीय देशों के अंतर्गत होने वाले हस्तक्षेप के कारण पूरी तरह से सेनेगल नाम के एक देश से घिरा हुआ है। हजारों सालों से क्षेत्र में सोने का उसके अलावा हाथी के दांतों का और गम अरेबिक का व्यापार होता आया है, लेकिन ये व्यापार पूरी तरह से नदियों के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन पर ही निर्भर होता है। इसी वजह से उत्तर में सेनेगल नदी और दक्षिण में गैम्बिया नदी का अपना ही बहुत महत्व है। नदियों पर अपना हक जमाने के लिए फ्रेंच और यूरोपियन देशों में कई साल तक युद्ध होते रहे। इस कारण 3 बार इन देशों पर एक के बाद एक इन फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने अपना अपना कब्जा जमाया। लगभग 1775 के दौरान यूरोपियंस ने फ्रेंच को हराकर सेंट लुइस और सेनेगल नदी पर अपना कब्जा कर लिया। उस वक्त अंग्रेजों ने गैम्बिया पर भी कब्जा कर लिया था और इस पूरे क्षेत्र को सेनेगैम्बिया के नाम से संबोधित वो करते थे। लेकिन अंग्रेजों का कब्जा ज्यादा दिन तक नहीं चला और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में फ्रेंच ने वापस हमला किया। इसके बाद फ्रेंच ने अंग्रेजों के हाथ से सेनेगल की कमान छीन ली। गैम्बिया देश में खेती आय का एक अच्छा खासा स्रोत है और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। आपको बता देंगे, यहाँ पर जो फसल सबसे अच्छी उगती है वो है मूंगफली। यहाँ की आधे से ज्यादा जनसंख्या मूंगफली की खेती करके जीवन व्यतीत कर रही है। यही नहीं, ये लोग इतनी ज्यादा मात्रा में मूंगफली का उत्पादन करते हैं कि यहाँ से अच्छी खासी मात्रा में मूंगफली का व्यापार भी होता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में आय का मुख्य स्रोत असल में टूरिज्म इंडस्ट्री भी है। गैम्बिया के भौगोलिक क्षेत्र की वजह से यहाँ पर कई तरह की वाइल्ड लाइफ मौजूद है। कह सकते हैं कि यहाँ अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी पनपती रहती है। यहाँ पर रहने वालों में से 60% लोग अभी भी गाँव में रहते हैं, जो कि कई सारी मॉडर्न फैसिलिटीज से अभी तक वंचित हैं। गैस, बिजली, अस्पताल की सेवा अभी भी कुछ लोगों के लिए सपने की तरह है। यहाँ के लोगों का मानना है कि गैम्बिया में उपस्थित जेम्स नाम का ये आइलैंड उनके इतिहास का एक अहम हिस्सा है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से पुर्तगालियों ने, फ्रेंच ने और अंग्रेजों ने गैम्बिया के लोगों को स्लेवरी के लिए ट्रांसपोर्ट किया। गैम्बिया से पकड़कर उन स्लेव्स को पहले इस आइलैंड पर लाकर एक रात के लिए रखा जाता था और फिर उन्हें विदेशों में इस्तेमाल के लिए जहाजों के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। इस आइलैंड से थोड़ी दूरी पर उपस्थित कुंता किंते नामक एक गांव है जो कि काफी प्रसिद्ध हो चुका है। इसका श्रेय जाता है एक अमेरिकन को जो कि असल में एक अफ्रीकन स्लेव के वंशज हैं। अपनी एक किताब में उन्होंने ये लिखा है कि कैसे उनके पूर्वजों को 1976 में कुंता किंते के जंगलों से पकड़कर जहाज के द्वारा दूर प्रदेश में भेज दिया गया था। इन्होंने इसमें अपने पूर्वजों की पूरी जिंदगी का वर्णन किया है कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्लेवरी में गुजारी और कैसे वहां से भागने की नाकाम कोशिश करते रहे। इस दौरान उन्हें किस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी और वो सब कुछ जो असल में स्लेव के साथ उस दौरान हुआ करता था, सब कुछ हुआ। एलेक्स हेली जो कि इस बुक द रूट्स के लेखक थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के साथ पीढ़ियों के बारे में पता करके उनके मूल निवास अफ्रीका के इस देश गैम्बिया में स्थित इस गांव कुंता किंते में जाने का फैसला किया और वहां जाकर वो अपने इन लोगों से मिले। उनका कहना है कि वो यहाँ के मंडाकिन का ट्राइब से वास्ता रखते हैं। गैम्बिया में और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि असल में पर्यटकों द्वारा बहुत पसंद की जाती हैं। उनमें से एक है अबूकोट नेचर रिजर्व, जो कि 20वीं सदी में आसपास के लोगों के लिए पानी इकट्ठा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अबूको नेचर रिजर्व 1960 में बनाया गया था। अफ्रीका का पहला रिजर्व था ये नेचर रिजर्व हर साल लगभग 33,000 पर्यटकों को आकर्षित करता है। गैम्बिया देश की राजधानी बैंजुल है। ये सेंट मेरी आइलैंड में उपस्थित एक पोर्ट सिटी है। ये शहर अपने बिजी हार्बर, प्रचुर इतिहास, इंग्लिश आर्किटेक्चर और मार्केट्स की वजह से बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। ये असल में एक बहुत ही बिजी और क्राउडेड प्लेस है। पर्यटकों के लिए 19वीं सदी में बना ये अल्बर्ट मार्केट असल में क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर रखा हुआ है। इस बाजार में आपको हर जरूरत की चीज मिल जाती है, जैसे जूते, चप्पल, लकड़ी के बने हुए मास्क, घर के सामान, बिजली का सामान, कपड़े, कॉस्मेटिक, सब्जी, फल और अन्य रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाले सारे सामान। गैम्बिया देश में सबसे ज्यादा आकर्षण का कारण है ये ओल्ड टाउन, जो कि असल में अंग्रेजी सभ्यता की एक देन है। जो अंग्रेज फ्री टाउन के परिवारों से आकर 19वीं सदी में यहाँ बस गए थे, उन्होंने परंपरागत क्रियो स्टाइल क्लिपबोर्ड घरों का निर्माण करके इस ओल्ड टाउन नाम के शहर को बनाया था। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, कई तरीकों के कल्चर इंटरफेरेंस के बावजूद भी गैम्बिया बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स का घर है। आइए जानते हैं उन जनजातियों के बारे में जो हजारों सालों से अफ्रीका की धरती पर रह रही हैं। नंबर 1, मंडाकिना नाम का एक एथनिक ग्रुप असल में अफ्रीका के प्राचीन जनजातियों में से एक है। उन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मैलिनके, मैंडिगो और मैंडे। ये ग्रुप असल में अफ्रीका की जनसंख्या का 40% हिस्सा है और इसमें से ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। मैंडानिका जनजातियों का अपना अलग ही रूलिंग सिस्टम होता है जो 3 तरीकों से विभाजित किया गया है। अगर पारिवारिक स्तर पर देखें तो घर का सबसे बूढ़ा आदमी हेड होता है, वहीं गांव के स्तर पर सबसे बूढ़ा आदमी जिसने ये निवास स्थापित किया है उसे मुखिया माना जाता है और उसके बाद राज्य के स्तर पर एक मुखिया निर्धारित किया जाता है जो कि इस बात का ध्यान रखता हो कि इसमें से किसी भी गाँव को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैंडानिकास को म्यूजिक में बहुत रुचि होती है और इसके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले 2 सबसे प्रसिद्ध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कोरा और बेलेफोन। ये जनजातियां इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके अपने इतिहास को गाकर बयां करती हैं। नंबर 2, फुलानी नाम की जनजाति अफ्रीका में मौजूद जनजातियों में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। असल में ये चरवाहे हुआ करते थे, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। इनके साथ इतिहास के कई सारे पन्नों को जोड़ा जाता है और उनमें से एक का मानना है कि ये कोजेशियंस या सेमिट्स हैं जो सहारा डेजर्ट को पार करते हुए पश्चिमी अफ्रीकन क्षेत्रों में आकर बस गए थे। ये जनजातियों में भी 2 प्रकार के समूह हैं। एक को द बोरोजोए या द बाबर ग्रुप कहा जाता है जो कि असल में थोड़ी लाइटर स्किन के होते हैं और माना जाता है कि चरवाहे हुआ करते थे, और दूसरा समूह है फुलाकिंडा जो कि कंपैरेटिवली डार्क स्किन के होते हैं और ज्यादातर खेती बाड़ी में शामिल होते हैं। नंबर 3, गैम्बिया की राजधानी बंजुल में रह रहे ज्यादातर लोग द वोलोफ ट्राइबल ग्रुप के सदस्य होते हैं। शहर में रह रहे इन लोगों ने लिंगुआ फ्रांका नाम की एक भाषा को अपनी मुख्य भाषा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस जनजाति के लोग ज्यादातर व्यवसाय करने में विश्वास रखते हैं। इनमें से कुछ लोगों ने खेती बाड़ी करना भी शुरू कर दिया है। इनका ड्रेसिंग सेंस असल में बहुत ही आकर्षक होता है और स्पेशली इस जनजाति की महिलाएं अक्सर त्योहारों में सोने के गहनों और खूबसूरत कपड़ों से सजी धजी मिलती हैं। ये जनजातीय त्योहारों में अक्सर अपने नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती हैं। इनके फेमस डांस का नाम है जिम्बा डांस और म्यूजिक का नाम है मैबालैक्स म्यूजिक। नंबर 4,
इन जनजातियों में से एक जनजाति जोला और सारी जनजातियों से इस मायने में अलग है कि इनमें असल में कोई भी मुखिया नहीं होता। इनमें से सिर्फ एक गांव का मुखिया होता है जिसके पास कोई खास पावर नहीं होती। इसके गांव में अगर कोई लड़ाई हो जाए उसमें ये एक मीडिएटर की तरह अपनी बात रख सकते हैं। ये इस्लाम में कन्वर्ट किए जाने वाले आखिरी लोग थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जंगलों के अंदरूनी हिस्सों में दलदलों के बीच रहा करते थे। ये जनजाति अक्सर बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करने के लिए जानी जाती है। फिशिंग इंडस्ट्री में भी ज्यादातर यही जनजातियां काम करते हुए पाई जाती हैं। नंबर 5, स्वेराह्यूल नाम की जनजाति जिसके बारे में हम आपको बताएंगे वो असल में गैम्बिया की है ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि जब इनके निवास पर दूसरे लोगों द्वारा कब्जा किया गया तो कमाई और रहने के ठिकाने ढूंढते हुए लोग गैम्बिया पहुंचे। आपके जानकर हैरानी होगी कि इस देश के मुख्य एंटरप्रेन्योर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स में से ये एक हैं। दोस्तों, ये थी गैम्बिया देश के बारे में कुछ ऐसी अहम जानकारियां जिनके बारे में शायद ही आपको पहले से पता हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।